ऐसा क्यों होता है कि कोई स्टॉक जब 90 से 95% क्रैश हो चुका होता है, तब भी रिटेल इन्वेस्टर ये उम्मीद लगाए होते हैं कि वो शेयर अभी भी रिकवर कर सकता है। आज के टाइम भी उन कंपनियों के बारे में ये न्यूज़ आती रहती है कि वो कंपनी का बिजनेस अब सुधार कर रहा है और आने वाले टाइम पे कंपनी ऊपर ज़रूर जाएगी। इन सभी खबरों को सुनकर रिटेल इन्वेस्टर उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर लेते हैं, पर कहते हैं ना कि कंपनी जब 90% टूट जाए तो उससे ये उम्मीद लगाना कि वो अब ऊपर जाए या रिकवर कर जाए, तो ये एकदम बेवकूफ़ वाली बात होगी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये जो सारे शेयर्स हम इस जो वीडियो में बात करेंगे, वो अपने अपने सेक्टर्स में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, पर रिटेल इन्वेस्टर के दिलों में इन कंपनियों की जगह बन चुकी थी और साथ ही इनके पोर्टफोलियो में भी इनकी जगह बन गई थी। शॉर्ट टर्म में होता होगा कि ये शेयर ऊपर चले जाए, पर ओवरऑल ऑन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये शेयर कुछ सालों में नीचे ही गए हैं। आज से 5-6 साल पहले भी आपने अगर इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने की सोची होती, तो आज के टाइम पे आपकी ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी की सबसे बड़ी गलती होती। ये बात बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर ऊपर ज़रूर जाते हैं, पर उनको ट्रैक करने का काम अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है वो भी इन शेयर्स की तरह हो जाए। पर उससे पहले मैं ये चीज़ ज़रूर बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर ले। आने वाले टाइम पे हमारे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस अपलोड होने वाली है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर की जगह हमें स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बनना चाहिए। साथ ही स्टॉक मार्केट की बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब टू फ्यूचर बुल्स। ऐसे ही वॉरेन बफेट ने भी ये इन्वेस्टर के लिए दो रूल कहे हैं, जिसे इन्वेस्टर को कभी नहीं भूलना चाहिए। द फर्स्ट इज नेवर लूज मनी एंड द सेकंड इज डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। ये बात का ज़रूर याद रखना कि अगर आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे तो इन्वेस्ट कहाँ से करोगे। तो इस वीडियो में भी मेरा ये मोटिव है कि अपने पैसों को उन कंपनियों से दूर रखे जाए जो पहले से ही बर्बाद हो चुकी है। तो जानेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिससे हमें दूर रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली कंपनी की तरफ। हमारी पहली कंपनी की बात करें तो पहली कंपनी एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो कि प्रोवाइड करती है होम लोन्स और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन्स। इसका बिजनेस की बात करें तो आज से 6-7 साल पहले ये बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रोथ में था, पर कंपनी के ऊपर कुछ सालों में ऐसे ऐसे एलिगेशन लगे, जैसे कि स्कैम्स, फ्रॉड और इसके मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए, जिसका मैनेजमेंट आज तक जवाब नहीं दे पाई है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो वो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आज के टाइम इसके फंडामेंटल बहुत ख़राब चल रहे हैं। शेयर प्राइस की भी बात करें तो आज से 6 साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस 1300-1400 रुपये का हुआ करता था, जो कि आज 100 रुपये कुछ का है। तो कंपनी 90 से 95% डाउन चल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। के टाइम इस शेयर के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है कि इसका मैनेजमेंट चेंज होगा, कंपनी में बहुत सालों से जो ग्रोथ रुकी हुई है वो वापस ज़रूर आएगी। पर जैसे कि आप देखोगे कि इसका शेयर प्राइस 93% से भी ज़्यादा क्रैश हो रखा है, तो इन न्यूज़ से कंपनी का बिजनेस में कोई बदलाव तो नहीं आया है। 5-6 सालों में इस शेयर ने इसके शेयर होल्डर को कंगाल कर दिया है। तो मेरा तो यही कहना है कि इस शेयर के बारे में चाहे कितनी भी न्यूज़ आ जाए, आप लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जान लेते हैं कि ये शेयर है कौन सा। पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि कंपनी ने आज अपने Q3 के रिज़ल्ट पब्लिश कर दिए हैं, तो एक बारी इसके Q3 के रिज़ल्ट पे भी एक नज़र देख लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे हम आ चुके हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। सारे फिगर्स को रुपीज़ इन करोड्स में दिया गया है। इस कंपनी के टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में 2300 करोड़ की इनकम की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2200 करोड़ की थी और पिछले ईयर भी 2270 करोड़ की थी। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर क्वार्टर कंपनी की इनकम हल्की हल्की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपेंस की भी बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस इस क्वार्टर का 1934 करोड़ रुपए निकल के आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1800 करोड़ का था और पिछले ईयर में भी 1800 करोड़ का था।
प्रॉफिट देख लेते हैं, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे इस पे प्रॉफिट दिखता है 290 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 289 करोड़ का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 302 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंपनी ने पिछले साल, जो कि अब घटकर 290 करोड़ का हो चुका है। ईपीएस पे भी आपको साफ साफ यहाँ दिख जाता है, जो कि इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो 6.49 है, जो कि पिछले क्वार्टर में 6.45 था और पिछले ईयर में 6.80 का था। तो ईपीएस भी थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का नाम अब आपके सामने आ चुका है। कंपनी का नाम है इंडिया बुल्स होम लोन्स। ये कंपनी बहुत फेमस कंपनी थी आज से कई साल पहले, पर आज की बात करें तो कंपनी बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है। इसमें इन्वेस्टमेंट का जो सोचा जाए तो बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत दूर रहे इस कंपनी से, क्योंकि कभी भी ये इन्वेस्टर्स को फंसा सकती है कि दोबारा रिकवर होने जा रहा हूँ, पर दोबारा ये रिकवर होने की बजाय एक पुल बैक लेती है और वापस दोबारा नीचे आ जाती है, जिसमें हमारे रिटेल इन्वेस्टर बहुत फंस से जाते हैं। तो मेरा ये पहली कंपनी थी। अब हम चलेंगे अपनी, अब हम आ चुके हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ। ये एक लीडिंग टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर है इंडिया की, जिसका बिजनेस एक टाइम पे ऐसा था कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर था। पर बाद में जब टेलीकॉम सेक्टर में जियो ने एंट्री ली, तो इस कंपनी के साथ साथ बाकी टेलीकॉम सर्विसेज का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। कुछ कंपनी ऐसी थी जो बंद हो चुकी थी, तो कुछ ऐसी थी जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई थी। ऐसे में ही इस कंपनी के साथ एक और कंपनी मर्ज हो गई, पर इसके बिजनेस में कुछ ऐसी ग्रोथ नहीं आई मर्ज होने के बाद। इसके साथ साथ जियो और भारती एयरटेल के यूज़र्स बढ़ रहे थे, तो वहीं इस कंपनी के यूज़र्स कम हो रहे थे। इस कंपनी के ऊपर सरकार का बहुत बड़ा कर्जा भी है, जिसे वो चुका नहीं पा रही है। इन्हीं सब वजह से इसके शेयर प्राइस पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। बिजनेस भी ग्रोथ इसकी अब रुक सी गई है, कहें तो इसकी नीचे ही जा रही है बिजनेस ग्रोथ। शेयर की प्राइस की बात करें तो इसने पिछले 8 सालों में इसका शेयर प्राइस 95% डाउन चले गया। आज इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं, तो रिजल्ट भी अभी देखेंगे, पर हम ये बता दें कि गवर्नमेंट को इसको 16,000 करोड़ का इंटरेस्ट देना है। पर अब शेयर में गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी ली है, जो कि लोन्स के अगेंस्ट अब वो इस कंपनी में हिस्सेदारी बन जाएगी, जो कि एक अच्छी बात लगी। तो इसके क्वार्टर के रिजल्ट देख लेते हैं एक बारी कि ये कंपनी है कौन सी। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। सारे फिगर को रुपीज़ इन मिलियंस में दिए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की इनकम के बारे में। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी ने इनकम किया वो है 10,600 करोड़ की। यही इनकम कंपनी की पिछले क्वार्टर में 10,000 करोड़ की थी और पिछले ईयर में 9,700 करोड़ की थी। यानी क्वार्टर ईयर में दोनों में ही इसकी इनकम अभी ठीक दिखाई दे रही है, पर ना ही कुछ ग्रोथ भी नहीं दिखाई दी इसकी कंपनी के ऐसे ही कुछ खास। एक्सपेंस की भी बात करें तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस है कंपनी का वो 18,000 करोड़ का है। जी आप खुद देख सकते हो, कंपनी ने कमाया 10,000, पर उसका एक्सपेंस जो था वो निकल के आया 18,000 का। वैसे ही इसके पिछले क्वार्टर में भी 18,300 करोड़ का एक्सपेंस था और पिछले ईयर में 16,900 करोड़ का एक्सपेंस था। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट या लॉस की तरफ। तो कंपनी भारी नुकसान में है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस क्वार्टर का जो कंपनी का लॉस निकल के आया वो है 7,990 करोड़ का। यही कंपनी का पिछले क्वार्टर में लॉस 7,500 करोड़ का था। यानी क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का लॉस बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर भी देखें तो कंपनी का पिछले साल लॉस 7,200 करोड़ का था, जो कि अब बढ़कर 7,900 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी अभी भी लॉस बढ़ा ही रही है अपने कंटिन्यू। देखा जाए तो ईपीएस भी ऐसे ही नुकसान में बढ़ता हुआ चल रहा है। तो कंपनी आपको साफ साफ मुझे लग रहा है आपको पहले ही पता चल गई होगी कि ये कंपनी है कौन सी। तो कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। टेलीकॉम सेक्टर में ये कंपनी आज भी इतनी फेमस है कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें सस्ता होने के कारण इसमें टूट पड़ते हैं। जैसे कि आप खुद देखोगे कि शेयर प्राइस भी इसका देखें तो बहुत चीप वैल्यू पे चल रहा है अभी। 7 रुपये 70 पैसे का इसका शेयर प्राइस है। रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि 7 का 14 ये बहुत जल्दी हो जाएगा, पर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-2 सालों में कंपनी 7 का 10 या 11 तक ही कर पाई थी, पर उसके बाद वो जो नीचे आई है उसमें रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बड़ा नुकसान होते हुए देखने को मिला है। क्योंकि जब ये 10 से ऊपर जाता है तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर
कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको भारी नुकसान देखना पड़ता है। तो मेरी भी इसमें यही राय है कि ये कंपनी शायद ही, इस कंपनी की बात करें तो कंपनी मेनली ब्रॉडकास्टिंग ऑफ चैनल, टीवी चैनल्स, मीडिया कंटेंट, फिल्म और म्यूजिक राइट्स रखती है। बिजनेस इसका प्योरली नेटवर्किंग के ऊपर है, जो टेलीविज़न नेटवर्किंग होती है। एक टाइम पे ये इंडिया की लार्जेस्ट टेलीविज़न नेटवर्क कंपनी थी, पर 4 से 5 सालों के अंदर कंपनी ने अपने शेयर प्राइस पे इतना डाउनग्रेड दिखाया है कि अपने शेयर होल्डर को इसने बुरी तरीके से फंसा रखा है। 60% से भी ज़्यादा कंपनी का शेयर प्राइस क्रैश हो चुका है। पर कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। ये डाउन क्यों जा रही है? वैसे कंपनी का मार्केट कैप भी देखा जाए तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मिड कैप कंपनी है। एक टाइम पे ये कंपनी निफ्टी में भी थी। फंडामेंटल भी देखा जाए तो कंपनी का भी ठीक चल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू 5 साल से कुछ नहीं हुआ है। 5 साल में कंपनी फ्लैट रेवेन्यू कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग देखा जाए तो हर महीने में या हर साल में उसकी प्रोमोटर होल्डिंग नीचे ही जा रही है। होते होते वो 4% की अब इसकी होल्डिंग रह चुकी है प्रमोटर की। कंपनी के मैनेजमेंट भी बहुत ऐसे थे कि कुछ समझ में नहीं आया उनको। बिजनेस अगर उसके हाथ में दिया गया तो उन्होंने उस बिजनेस को थोड़ा ऐसा कर दिया कि अभी सही चल नहीं पाया। जिस तरीके से देखें तो इसका लाइबिलिटीज़ और इसके डेप्ट भी बढ़ते गए हैं। कंपनी का Q3 का रिजल्ट भी पब्लिश हो चुका है, तो एक नज़र हम इस पे भी डाल लेते हैं, फिर बताते हैं कि ये कंपनी है कौन सी। नाम आ चुका है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। सारे फिगर को रुपीज़ इन लैक्स में दिया गया, हम आपको रुपीज़ इन करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो इनकम देखोगे तो कंपनी की इस क्वार्टर की जो कंपनी की इनकम निकल के आई है वो 2100 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2046 करोड़ की थी। यानी क्वार्टर क्वार्टर कंपनी की इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी है थोड़ी बहुत, और ईयरली देखोगे तो कंपनी की इनकम फ्लैट या थोड़ी बहुत गिरती हुई दिखाई दी है। 2130 करोड़ की इनकम की थी कंपनी ने पिछले साल। अगर इसके एक्सपेंस की बात करो तो इस क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकल के आया है वो 1087 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर में 1800 करोड़ का है, जो कि पिछले ईयर में 1700 करोड़ का था। तो एक्सपेंस भी थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट पे आ जाते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो इस क्वार्टर का जो कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है वो है 24 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 112 करोड़ का था और पिछले ईयर में 298 करोड़ का था। तो आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना बुरी तरीके से गिरता हुआ दिखाई दिया है ईयरली और क्वार्टरली। कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रहा। कंपनी के एक्सपेंस भी देखे तो वो भी मैनेज नहीं हो पा रहे। ईपीएस में भी साफ साफ ये नज़र आपको दिख जाता है कि 0.25 का ईपीएस है इस क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.18 का था और पिछले ईयर तो 3 का ईपीएस था। तो कंपनी का नाम हम सामने ला देते हैं। कंपनी का नाम है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला ने भी इन्वेस्ट किया था। इस कंपनी की बात करें तो ये एक टेलीविज़न नेटवर्किंग का किंग हुआ करता था एक टाइम पर ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद इन सभी टेलीविज़न का जो इतना अच्छा फेस था वो सब कुछ डाउन जा रहा है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल चुका है, जो कि ये जी एंटरटेनमेंट के इनके जो ब्रॉडकास्टिंग थे वो इतना नहीं दे पा रहे थे। साथ ही इसका जो मैनेजमेंट था वो उसमें इतनी गड़बड़ चल रही थी कि कंपनी में कुछ ज़्यादा ही बैड न्यूज़ आ रही थी, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि इसका शेयर प्राइस नीचे आ रहा था। पर कहा जाए तो इसका सोनी के साथ भी मर्ज होने की कुछ बात चल रही थी, जिसका अभी तक कुछ सामने नहीं आया। पर जैसे कि मैं बता दूं कि कंपनी पे अभी मेरा तो कोई बिलीव नहीं रहा है, पर हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी थोड़ा बहुत ऊपर ज़रूर जाए। पर ओवरऑल तो मेरी सोच यही कहती है कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नहीं है, नहीं होनी चाहिए। कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक मुंबई बेस्ड रियलिटी कंपनी है, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में बिजनेस करती है। आज से 10-15 साल पहले ये एक नामचीन कंपनी हुआ करती थी, जिसने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। पर इसके प्रमोटर की बात करूं तो इसके प्रमोटर जेल जा चुका है। कंपनी में बहुत सारे घोटाले चले हैं पिछले कुछ सालों में। इसका शेयर प्राइस भी टूट टूट कर 90 से 95% तक क्रैश हो चुका है। तो जैसे कि मैं बता दूं कि इस कंपनी में भी राकेश झुनझुनवाला ने कुछ टाइम पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी और इन्वेस्टमेंट कुछ की भी थी।
पर ऐसे में ही कुछ निवेशक ऐसे थे जो इसमें निवेश करना चाहते थे, तो उनको एक ये मौका मिल गया कि बड़ा इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो हम भी क्यों ना करें। पर ये स्टॉक उस टाइम भी 80% डाउन चल रहा था। थोड़ा बहुत ये ऊपर भी गया क्योंकि इसमें एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी हुई थी जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए की गई थी। कुछ न्यूज़ इसमें ऐसी भी आ रही कि कंपनी का बिजनेस अब थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, मैनेजमेंट भी चेंज होने वाला है। पर जैसे कि हम बता दें कि कंपनी पे बहुत सारे एलिगेशंस लग चुके हैं जो कि सच भी निकले हैं। कंपनी स्कैम्स, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन जैसी हरकतें सारी सब कर चुकी है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर कुछ ज़्यादा ही फंसे हुए हैं। पर इतना सस्ता होने के कारण कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो इसमें ख़रीदना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो इसको बढ़ते हुए देखने की उम्मीद लगाकर इसके स्टॉक्स को अभी तक बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो अब इसके भी आज क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट पब्लिश हो चुके हैं, तो देखेंगे लेंगे इस कंपनी के क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट और बताते हैं कि ये कंपनी है कौन सी। नाम आ चुके हैं कंपनी के रिजल्ट की तरफ। सारे फिगर्स को रुपीज़ इन लैक्स में दिया गया। टोटल इनकम देखेंगे कंपनी की तो इस क्वार्टर की जो निकल के आई है वो 668 करोड़ की इनकम निकल के आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 34 करोड़ की थी और पिछले ईयर में 14 करोड़ की थी। तो आप खुद देख सकते हैं क्वार्टरली और ईयरली इतनी ज़्यादा इनकम इसकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब वो इनकम किस वजह से बढ़ी है वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि इसके अगर एक्सपेंस भी देखोगे तो कई गुना ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली। टोटल एक्सपेंस पे आने के बाद यहाँ कंपनी का जो इसी क्वार्टर का जो एक्सपेंस निकला है वो 1200 करोड़ का निकला है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 32 करोड़ का था और पिछले ईयर में 42 करोड़ का था। तो आप खुद देख सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट अभी ऐसे निकल के आया कि कुछ समझ में नहीं आ रहे। इसका जो प्रॉफिट भी देखोगे तो पिछले क्वार्टर में इसने प्रॉफिट में कुछ एक्सेप्शनल आइटम दिखाई थी जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट में आ गया था, जो कि बढ़कर आया था। पर अब बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स का अगर हम इसका रिकॉर्ड देते तो वो माइनस में निकल के आया है। इसमें लॉस हुआ है कंपनी को जो कि 614 करोड़ का हुआ है। यही कंपनी का पिछले क्वार्टर में तो प्रॉफिट था जो कि 1 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले ईयर में 282 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी के रिजल्ट अभी बहुत अनस्टेबल से हैं, बहुत ऐसे हैं कि कुछ समझ में नहीं आएगा इनके शेयर होल्डर को भी। तो कंपनी का नाम मैं आपको सामने रख देता हूँ कि कंपनी का नाम है डीबी रियल्टी। डीबी रियल्टी आज के टाइम भी ऐसा एक बिजनेस बन रखा है जो ये एक उम्मीद जगा रहा है अपने इन्वेस्टर के लिए कि वो अभी भी ग्रोथ कर सकता है। कुछ टाइम पहले इसमें एक ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि ये अदानी के साथ मिलकर उसमें मर्ज हो जाएगा, पर ये कंपनी भी अभी उसके साथ शायद ही मिल पाएगी। तो इसमें भी मैं चाहूँगा कि आप इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, चाहे ये इसमें कितनी भी ऐसी न्यूज़ आ जाए कि ये किसी और के साथ मर्ज होने वाला है या कुछ ऐसी ग्रोथ ट्रिगर आने वाली है कि जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इसमें से भी हमें दूर ज़रूर। कंपनी की बात करें तो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया करती थी। आज से 17-18 साल पहले 2004 से 2008 तक का सफ़र इसका एक गोल्डन ईरा था जो कि इसके शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले गया था। एक टाइम ऐसा भी था कि ये बहुत नामचीन कंपनी बन चुकी थी। इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दिए हैं और साथ ही सेंसेक्स में इसने एंट्री भी की थी। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइस आया था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, इस कंपनी ने भी बहुत सारे लोन्स ले रखे थे अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। पर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इस कंपनी को इतनी ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ी जिसकी वजह से इसके सारे प्रोजेक्ट्स हो नहीं पाए और जो लोन्स ले रखे थे उस पे इसको भारी कर्जा भी बन चुका था। उस टाइम से इसका शेयर प्राइस 400 रुपये पे चला करता था जो कि गिर गिर कर आज 7 रुपये पर आ चुका है। पर रिटेल इन्वेस्टर को इसका शेयर प्राइस कम होने के कारण बहुत सस्ता लगता है। 2017 में राकेश झुनझुनवाला ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था जो कि 2.5 करोड़ के शेयर्स इसने खरीदे थे, जिससे कि उम्मीद ये जग चुकी थी रिटेल इन्वेस्टर में कि वो अब दोबारा ऊपर जाएगा क्योंकि बड़े इन्वेस्टर ने उसमें इन्वेस्ट किया है। फिर से वही इन्वेस्टर
जो रिटेल थे वो इसमें फंस चुके थे। अब राकेश झुनझुनवाला ने तो इसके शेयर कब बेचे, कब खरीदे, प्रॉफिट में बेचे या लॉस में बेचे, ये तो सिर्फ उन्हीं को ही पता था। पर फंसना तो अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर को ही था। अब आज भी इसके Q3 के रिजल्ट पब्लिश हो चुके हैं, एक नज़र इसके रिजल्ट पे डालेंगे और फिर हम लेके आएंगे इस कंपनी का नाम आपके सामने। तो चलिए चलते हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट की तरफ। आ चुके हैं हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट पे। सारे फिगर को रुपीज़ इन लैक्स में दिया गया, हम आपको रुपीज़ इन करोड्स में कन्वर्ट करके बात करेंगे। टोटल इनकम की बात करें तो 1900 करोड़ की इनकम की है कंपनी ने इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 2000 करोड़ की थी और पिछले ईयर 1923 करोड़ की थी। यानी क्वार्टरली और ईयरली कंपनी की इनकम कुछ ऐसी खास नहीं दिखाई दी, फ्लैट या थोड़ी बहुत गिरती हुई दिखाई दी है। टोटल एक्सपेंस की भी बात करें तो इस क्वार्टर का एक्सपेंस 2200 करोड़ का, यानी रेवेन्यू से ज़्यादा कंपनी ने एक्सपेंस किए है। पिछले क्वार्टर में भी इसका एक्सपेंस 2300 करोड़ का था और पिछले ईयर में 2200 करोड़ का था। प्रॉफिट की तरफ आ जाते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका जो निकल के आया है कंपनी का, जो प्रॉफिट नहीं वो नुकसान निकल के आया है, जो कि 314 करोड़ का दिखाई दे रहा है। यही नुकसान कंपनी का पिछले क्वार्टर में 340 करोड़ का था और पिछले ईयर में 348 करोड़ का। तो नुकसान भी कंपनी का भी ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं, ना ही कुछ घटा, पर कंपनी का नुकसान फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। ईपीएस भी देखा जाए तो 1.26 का है इस क्वार्टर का, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.37 का था और पिछले ईयर में 1.40 का था। अब हम बता देते हैं कि ये कंपनी है कौन सी। तो ये कंपनी है एक फेमस कंपनी जिसका नाम है जेपी ग्रुप के उसमें से आती है कंपनी जेपी एसोसिएट। जी हाँ, इस कंपनी का नाम भी आपने बहुत टाइम पहले सुना होगा ज़रूर, और हो सकता है कि कुछ ने इसमें इन्वेस्ट भी किया हो। तो ये कंपनी का प्राइस भी आज पेनी स्टॉक जितना बन चुका है, 7 रुपये का प्राइस पे ये ट्रेड कर रही है। इसमें भी बड़े निवेशकों ने इन्वेस्ट ज़रूर किया, जिसके चलते उसमें छोटे निवेशक फंस चुके हैं। तो इस कंपनी से भी मेरी यही राय है कि इस कंपनी से दूर रहें, इसमें कभी भी इन्वेस्ट करने की ना सोचें, क्योंकि न्यूज़ का क्या है, न्यूज़ आती ही रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए। तो मेरा बस यही कहना था इस कंपनी के बारे में। पहले तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कमेंट करके भी बताओ कि इनमें से किन कंपनियों के बारे में आपकी क्या राय है। तो जैसे कि आपने देखा कि 5 कंपनियां हमने इस वीडियो में बताई है जिसने रिटेल इन्वेस्टर को खूब फंसाया है। इस तरीके से अगर इसमें रिटेल इन्वेस्टर फंसते रहेंगे तो वो अपने पोर्टफोलियो में कभी भी अच्छी कंपनीज ऐड नहीं कर पाएंगे। इन कंपनी के शेयर में अगर कोई कमाता है तो वो ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि बड़े प्लेयर्स होते हैं। इसके कारण जो छोटे निवेशक होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही में हम ये बता दें कि अगर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो हमें उसे देखकर इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि वो उसमें किस रीज़न से इन्वेस्ट कर रखा है और किसने किस रीज़न से उसमें सेलिंग की है। जैसे कि आप इसमें भी देखोगे तो राकेश झुनझुनवाला ने ऐसी कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया है जो कि आज एकदम बर्बाद हो चुकी है, और ऐसी कुछ कंपनीज भी थी जिसमें उसके बहुत सारे पैसे अटके हुए हैं आज के टाइम पे भी। तो आप इसका रीज़न पता पाना बहुत मुश्किल होगा कि वो किस तरीके से उसमें बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। पर मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो में एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ रखें, या कोई रिस्की कंपनी रखें तो उसका रिस्क लेने की आपकी प्रोबेबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड होने वाली है जो कि आपके पोर्टफोलियो को और आपकी नॉलेज को ज़रूर आगे बढ़ाएगा और ऐसी रिस्की कंपनियों से बहुत ज़्यादा दूर रखेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।